So hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I am very happy to see you again in my session. मेरा नाम है समीर चौधरी और आज हम लोग अपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। उस सीरीज का नाम है रिवीजन सीरीज। ये मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए हर सब्जेक्ट के लिए लेकर आऊंगा, जो जो सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। ठीक है, जो जो सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं लेकर आऊंगा। अब थोड़ा सा दो तीन चीजें समझ लो, फिर हम लोग फिर पढ़ना शुरू करेंगे और बढ़िया बढ़िया से चीजें डिस्कस करेंगे। और ये सब कुछ होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, पहले तो यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने ग्रुप सर्कल में इसको बिल्कुल शेयर करिए, क्योंकि जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा मोटिवेशन हम लोगों को मिलेगा। नाउ देखिए, ऐसा है कि इस सीरीज का बेसिकली पर्पस ये है कि क्यों मैं इस सीरीज को शुरू कर रहा हूँ। होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, मेनली सेमेस्टर 6 में। आप वो लोग थोड़ा सा बिजी होते हैं अपने दूसरे एग्जाम्स में। जैसे हो सकता है कुछ लोग अपने मास्टर्स एंट्रेंस में बिजी हैं, या कुछ लोग नॉर्मली फेस्ट में बिजी हैं, कुछ लोग अपने अदर प्रिपरेशन में बिजी, मतलब दे आर ऑक्युपाइड इन सम वेयर। ठीक है, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर होता है, मतलब जो लोगों को थर्ड ईयर में खत्म करना होता है, 3 ईयर एजुकेशन लेनी होती है, तो वो लोग इतना फोकस नहीं कर पाते। लेकिन एग्जाम तो तब भी देना होता है आपको, तो पेपर आपका जैसे आपको पता है पेपर बिल्कुल होता है। तो पेपर से पहले आप लोगों को ये रियलाइज हो जाता है कि भैया बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि अभी तक तुम मार्क्स मेंटेन करके आ रहे थे, लेकिन सेमेस्टर 6 में तुमने सारी मेहनत खत्म कर दी। मतलब जितनी मेहनत तुमने 5 सेमेस्टर में करी थी, सेमेस्टर 6 में और 2 महीने पढ़ लेते तो शायद वो मेहनत बरकरार रहती, वो मार्क्स बरकरार रहते, बट वो फिर परसेंटेज डाउन हो जाती है। तो ये रियलाइज आपको पहले से हो जाता है। फिर आप लोग क्या करते हो, आप लोग इधर उधर से कंटेंट इकट्ठा करते हो एग्जाम टाइमिंग में, तो कुछ देते, क्योंकि आपको बच्चों को क्या लगता है कि अब किसी की गाइडेंस में आना या किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन करना शायद वर्थ इट नहीं है। ठीक है, दे आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंट टू देयर मनी एज कंपेयर टू देयर एंटायर एजुकेशन लाइफ। ठीक है, कोई बात नहीं, वो सबके साथ होता है, एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग कब कहाँ किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। राइट, बट उन सब चीजों के बीच में आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो। दिस इज माई सजेशन टू यू गाइज के अगर आपको ऐसा लगता है, इफ यू फील दैट आप उस कैटेगरी में आ रहे हो जो मैं अभी बता जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो आप ये रिवीजन सीरीज को फॉलो कर लो एटलीस्ट। ठीक है, अब इस रिवीजन सीरीज में करने क्या वाला हूँ, आई एम ट्राइंग जितना हो सकता है वो मैं करूंगा। मेरे जो रेगुलर बैचेज हैं, जो मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ, ठीक है, उन रेगुलर बैचेज में को मैं एक शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट डिस्कशन में लेकर आऊंगा रिवीजन सीरीज के नाम पे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो मेरे ऑलरेडी रेगुलर स्टूडेंट हैं, और उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मुझसे नहीं पढ़ते, किसी से भी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला होगा, दैट इज द चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम यूनिट नंबर 1, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, जिसको हम कहते हैं रिकार्डियन मॉडल। ठीक है, मतलब दिस इज बेसिकली यूनिट 1। ओके, सो दिस इज यूनिट 1। बहुत बड़ी यूनिट है, तो जितना मैंने अब तक अपनी क्लास के अंदर कराया, 6 क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, 5 मेनली, क्योंकि एक क्लास ओरिएंटेशन की थी, तो विद ओरिएंटेशन 6 क्लासेस हो गई हैं, तो उसका मैं रिवीजन सेशन आज शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी पेन निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा जो जो बातें हम लोग करेंगे। देखिए, बेसिकली थोड़ा स्पीड में हम लोग आएंगे यहाँ पे। देखिए, रिकार्डियन मॉडल, हम लोगों को पता है कि हमारी जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है उसमें दो जो है पार्टीशन है। सुनते रहना ध्यान से मेरी बात को, ये नोट सारे आपके आपके सामने जो खुले हुए हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है ट्रेडिशनल और एक है मॉडर्न। ट्रेडिशनल का मतलब वो थॉट्स जो ओल्ड पुराने इकोनॉमिक्स जो है मानते थे। मतलब तुम अगर आसान भाषा में समझो तो यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल थ्योरीज, क्लासिकल एंड न्यो क्लासिकल थ्योरीज। जैसे इसमें एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ टॉक्ड अबाउट द एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक है, उसके बाद में रिकार्डियन मॉडल है, और ठीक है, रिकार्डियन डेविड रिकार्डो बेसिकली उन्होंने कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की बात करी। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी those economic theories which is based on the traditional method, और एक होती है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड के अंदर जहां मार्केट्स एक्सटेंड होती है, आपको पता है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है कि वहां पे परफेक्ट कंपटीशन होता था। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन होता था, क्लासिकल थ्योरीज होती थी, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता था, हम ले देखिए एक ही प्रेफरेंस की बात करते थे। लेकिन जब तुम मॉडर्न पर आगे हो, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर पहले तो इम्परफेक्ट कंपटीशन आता है। ठीक है, मोनोपोली भी आता है, तो डंपिंग लेवल पे आता है।
इंटरनल इकोनॉमिक स्केल आता है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्केल आता है, फिर वहां पे टैरिफ वगैरह जैसी चीजें भी इंक्लूड होती हैं। फिर ओपन इकोनॉमी में जो भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, एक्सचेंज रेट वगैरह, वो सब कुछ आता है। सो द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, दैट द चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द बुक ऑफ पॉल क्रूगमैन। ओके विद इट। अच्छा, ये नोट्स हैं, नोट्स बिल्कुल भी शेयरेबल नहीं है। आप डोंट मैसेज मी के सर शेयर द नोट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, नोट्स शेयरेबल नहीं है। बहुत मेहनत से नोट्स बनाए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, दैट व्हाई कंट्रीज ट्रेड, क्यों कंट्रीज कोई भी ट्रेड करती हैं, दो लोग आपस में ट्रेड क्यों करते हैं? देयर आर मेनली टू रीजन। नंबर वन रीजन इज द, एक्चुअली जो कंट्रीज होती हैं, जो नेशंस होते हैं, दे आर डिफरेंट इन टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ये लोग टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज एंड प्रोडक्टिविटी में डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। इंडिया के पास, अगर मैं एग्जांपल इंडिया का नाम लेता हूं, ठीक है, इंडिया है और ये यूएस है, तो इंडिया के पास में पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, इंडिया के पास में पॉपुलेशन ज्यादा, तो ये लेबर रिसोर्स वाली बात ज्यादा हो गई। अगर आप यूएस की बात करते हो तो वहां पे कैपिटल ज्यादा है, ठीक है, तो यूएस के अंदर कैपिटल ज्यादा होगी, तो उसी हिसाब से तो ये दोनों आपस में ट्रेड कर रही हैं। इंडिया वो चीज प्रोड्यूस कर रही है जो वो लेबर, मतलब लेबर अबंडेंट वाले कम्युनिटीज हों, ठीक है, और वो यूएस जो कैपिटल अबंडेंट वाले कम्युनिटीज हो वो प्रोड्यूस करेंगे और उसमें वो आपस में ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आती है अच्छे से, बढ़िया से। एंड दूसरा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक्चुअली इकोनॉमी स्केल का मतलब हो जाता है कि कोई भी कंट्री के पास में, अगर वो कंट्री लेबर अबंडेंट है और वो कंट्री कोई ऐसा गुड बना सकती है जो लेबर इंटेंसिव हो, तो उसको उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे चाइना है, वाई द चाइना इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द मोर टेक्निकल कमोडिटीज, ऐसा हम बोलते हैं, या मोर अट्रैक्टिव गुड्स, है ना। अभी हम इंस्टाग्राम पे बहुत सी रील देखते रहते हैं कि चाइना बहुत एडवांस है, जापान की टेक्नोलॉजी, वहां की टेक्निकल चीजें मिलेंगी, और हमारे इंडिया में बहुत अच्छी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, हम उसमें फेमस हैं। तो एक्चुअली पॉइंट ये है, कोई भी कंट्री इसलिए भी ट्रेड करती है क्योंकि इकोनॉमिक स्केल वाला ऑप्शन मिलता है, मीनिंग लार्ज प्रोडक्शन एट द लोवेस्ट कॉस्ट। लेट अस सपोज, मैं क्यों आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का रिवीजन करवा रहा हूं, मैं क्यों नहीं आपको इकोनोमेट्रिक्स का या मैथमेटिक्स का नहीं करवा रहा? बिकॉज ये इकोनॉमिक स्केल वाला पार्ट है, क्योंकि अगर मैं आपको 2 घंटे का सेशन पढ़ा रहा हूं ना, तो उसके लिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। वहीं अगर मैं मैथमेटिक्स को पढ़ाऊंगा आपको, तो उसके लिए मुझे 2 घंटे पढ़ाने के लिए 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो एक ऐसी चीज करना जहां पे मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है, उसमें डिफिकल्टी होगी, बट यहाँ पे मेरी स्पेशलाइजेशन है तो यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होगी। क्लियर है मेरी बात आपको? अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न शुरू होता है उसका नाम है कंपैरेटिव एडवांटेज, या इसको तुम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज भी कह सकते हो। एक्चुअली कंपैरेटिव एडवांटेज या कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ये होता है कि कोई भी कंट्री अगर कोई एक कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो वो रिलेटिव टर्म में उसको क्या फायदा है। पहली बात, जो हम मॉडल पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉडल हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द रिकार्डियन मॉडल। इस मॉडल को आप 2x2x1 मॉडल कहते हो। ये जो यवाला 2 है ना, ये बताता है दो कंट्रीज को, ये जो यवाला 2 है ये बताता है दो कम्युनिटीज को, और ये जो 1 है ये बताता है इनपुट को, और इनपुट के नाम पे सबसे मेन इनपुट यहाँ पे लेबर है, ठीक है। तो 2x2x1 मॉडल। अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का मीनिंग होता है कि कोई भी कंट्री का किसी गुड को प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी कंडीशन ये होगी कि वो उसमें उसकी लोवेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। जो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, उसी एग्जांपल को आप अपने माइंड में रख सकते हो। व्हाट इज द लोवेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इफ आई टीच यू इकोनॉमिक्स एंड अनदर डे आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू द मैथमेटिक्स, तो मैथ्स को पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगी, क्योंकि उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। बट इकोनॉमिक्स को मुझे पढ़ाने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं, वो कह सकते हो 10-12 साल हो गए तो वो खून में रस गई है। जैसे ऐसा नहीं होता, हम कहीं पर, जैसे किसी हम कोल्ड एरिया में रहने लगे, मान लीजिए कुछ ऐसी जगह रहने लगे 2-3 साल जहां पर ठंड रहती है, जहां पे ठंड रहती है, जैसे जो लोग रहते हैं ठंडे इलाकों में, ठीक है, तो वो -डिग्री में भी अपना नॉर्मल सर्वाइवल करते हैं, माइनस टेम्परेचर में भी। और हम लोग ठंडे इलाके में नहीं रहते, हम लोग एक बीच वाले नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं। हमारे लिए
5 डिग्री टेम्परेचर होते ही हम लोग कांपने लग जाते हैं। तो ये कह सकते हैं ना, खून में आ जाती है, अगर कुछ नंबर ऑफ ईयर्स अगर आप फेस कर लेते हो। तो इकोनॉमिक्स में इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरे खून में आ गई, अब वो मेरी लैंग्वेज में आ गई, तो अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं उसमें। तो वही मैं बात कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहां पे कम है। एक डेफिनेशन है, अ कंट्री हैज, एक, एक डेफिनेशन यहाँ पे, दैट इज द अ कंट्री हैज कंपेटिटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग अ गुड if it can produce at a lower opportunity cost than other countries. Even if a country is more productive in all goods, trade can still be beneficial due to comparative advantage. हम चाइना से कितना भी लड़ते रहें, ट्रेड तो तब भी करेंगे। द रीजन बिहाइंड द कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, है ना। समझ में आ गई मेरी बात आपको। अब उसके बाद में जो मॉडल हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट द रिकार्डन मॉडल। एक इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था डेविड रिकार्डो, 19th सेंचुरी की बात थी ये, ठीक है। डेविड रिकार्डो, एक्चुअली डेविड रिकार्डो, क्योंकि ये 19th सेंचुरी से तुम समझ रहे होंगे, क्लासिकल थ्योरी वाले टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। दे आर फोकस्ड ऑन द क्लासिकल थ्योरीज, जिसमें उनका मेन कंसर्न था लेबर प्रोडक्टिविटी। उनके अकॉर्डिंगली देर इज ओनली वन इनपुट विच इज सपोर्टेड फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। अब उनमें उन्होंने जो अजम्पशन ली थी, पहली अजम्पशन नॉर्मली वही थी कि वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, दैट इज द लेबर, एंड अनदर इज द टेक्नोलॉजी डिफरेंसेस डिटरमाइन प्रोडक्टिविटी। दोनों कंट्रीज के बीच में टेक्नोलॉजी जो होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जो होगा, वही प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। मॉडल हमारा 2x2x1 मॉडल है, जिसमें ये वाला 2 एक्सप्लेन कर रहा है टेक्नोलॉजी, 2 कंट्रीज, ये वाला 2 जो है ये 2 कम्युनिटीज बता रहा है, और जो 1 है ये आपको लेबर बता रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में रखना। अब यहाँ से आपको पढ़ाने की पढ़ाता हूँ मैं यहाँ से। जब आप वन फैक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हो, तो हम मेनली यहाँ पे लेबर की बात कर रहे होते हैं। और जब भी तुम वर्ड यूज करोगे प्रोडक्टिविटी, प्लीज रिमेंबर दैट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू polish your economics knowledge. Whenever we use the productivity word, it means lower unit labor requirement in international economics वाले एरिया में। lower unit labor requirement. Why we use the requirement? Why not we use the term used? अभी आगे चल के हम जब हेक्सर ऑलिन मॉडल पढ़ेंगे, वहां पे यूज्ड वर्ड आएगा, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट वर्ड आ रहा है, ठीक है। उसके डिफरेंस हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब इस मॉडल में आपको दिखता है एएलसी और एएलडब्ल्यू। एएलसी यूनिट लेबर आर रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चीज, और एएलडब्ल्यू बताता है यूनिट लेबर आर रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाइन। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ये लिया है, चीज एंड वाइन, ठीक है। मैं रीडिंग की बात कर रहा हूं। अब आप इसके अगर लेबर कंस्टेंट की बात करते हो, तो लेबर कंस्टेंट में आ जाता है, देखिए एएलसी होता है कि एल एक्चुअली यू हैव ओनली लेबर इनपुट, तो वट एवर द कॉस्ट यू फेस, दैट द कॉस्ट इज ओनली लेबर्स कॉस्ट, ठीक है। तो यू आर यूजिंग दिस मच लेबर आर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चीज, एंड हाउ मच द चीज यू आर प्रोड्यूसिंग, दिस इज क्यूसी। So if you multiply it, then you will get the total labor are required to produce total cheese, ठीक है। टोटल चीज प्रोड्यूस करने में कितने लेबर आर आपको जरूरत पड़ रही है। सिमिलरली एल डब्ल्यू इंटू क्यू डब्ल्यू, सो दिस इज टोटल लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाइन विच इज लेस देन और इक्वल टू एल बार। क्लियर है मेरी बात आपको यहां तक, अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट, ये एक मेरी लीनियर इक्वेशन है, दिस इज माई लीनियर इक्वेशन, और ये लीनियर इक्वेशन को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये मुझे इस तरीके का प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग रखो। स्लोप की बात करते हैं, तो स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा एएलसी अपॉन में एएलडब्ल्यू। मैं आपको एक यूनिवर्सल मेथड भी बता देता हूं, दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस वेरिएबल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस वेरिएबल। जो लोग मेरे से कभी ना कभी पढ़ चुके हैं उनको पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप बताता हूँ, इस तरीके से बताता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस वेरिएबल अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्सिस वेरिएबल। ये मैटर करता है कि तुमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, क्यूसी लिया है, तो क्यूसी का कोफिशिएंट है एएलसी। वाई एक्सिस पे क्या लिया है, क्यूडब्ल्यू लिया है, तो उसका कोफिशिएंट है एएलडब्ल्यू। ओके विद इट, उस हिसाब से ये एएलसी बाय एएलडब्ल्यू आ गया। अब आप क्या होगा सर, यहाँ पे जो माइनस साइन है वो क्या है, एक्चुअली माइनस साइन शोज ओनली डायरेक्शन, ठीक है।
ओनली डायरेक्शन। दिस इज द बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज। एक्चुअली माइनस साइन बताता है कि एज यू इंक्रीज समथिंग देन यू हैव टू सेक्रीफाइस अनदर थिंग, वन पॉजिटिव अनदर सेकंड जो है वो आपका नेगेटिव। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट के इनकी वैल्यू नेगेटिव है ना, इनका जो चेंज है वो नेगेटिव है, किसी एक का चेंज, मतलब एक चीज सेक्रीफाइस और एक चीज गेन। क्लियर है मेरी बात आपको यहां तक अच्छे से बढ़िया से? तो ये आप अपने माइंड में रखना। हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कि मैंने बोला एल वन, वो एल सी इज वन, एल डब्ल्यू इज टू। मतलब अगर मुझे 1 यूनिट ऑफ चीज बनानी होगी देन मैं उसको बनाने के लिए मुझे एक लेबर आर लगेंगे। और अगर मुझे 1 यूनिट ऑफ वाइन बनानी होगी तो उसके मुझे 2 लेबर आर लगेंगे। तो शायद दिख रहा है कि वाइन इज मोर कॉस्टली एज कंपेयर टू चीज, क्योंकि चीज को बनाने के लिए 1 घंटा लग रहा है, वाइन को बनाने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं। सिमिलरली इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए मुझे 1 घंटा लग रहा है पढ़ाने के लिए, ठीक है, और मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए मुझे 2 घंटे लगना है। तो विच वन इज एक्सपेंसिव फॉर मी इन द टीचिंग सेंस? द मैथमेटिक्स टीचिंग, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जनरली मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो ये सेंस ऐसे लिखा जाता है। अगर हम चीज और वाइन की बात करते हैं तो वाइन हमेशा गैलन में काउंट की जाएगी, वो एक मेजरमेंट यूनिट होता है। ऐसी जो चीज है उसे हम पाउंड में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। वो जैसे कभी भी आपने वहां से केक वगैरह हम लोग लेते हैं तो केक हम बोल देते हैं कि कितने केजी का है, एक्चुअली वो केजी नहीं होता। अगर टेक्निकली उनसे कभी जाके पूछो तो वो पाउंड बोलते हैं, हम उसको केजी बोलते हैं, ठीक है। मगर हमको हर चीज किलो में दिखती है नहीं, वो पाउंड होता है, ठीक है। वो एक वेट मेजरमेंट होता है, जैसे वेट होता है ना, वेट उसको आप पाउंड में भी बोलते हो, ठीक है। ओके, तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि 1 पाउंड ऑफ चीज बनाने के लिए आपको हाफ गैलन ऑफ, और वो बराबर होगा हाफ गैलन ऑफ वाइन। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाने के लिए 2 लेबर लग रही है या 2 लेबर लग रहे हैं। तो यानी एक वाइन बनाने के लिए वो, अगर एक लेबर है हमारे पास में तो हमारी आधा गैलन, हाफ गैलन ऑफ वाइन प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके विद इट। अब हम अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग यहाँ पर रखिएगा। देखिए जो एक्चुअल प्रोडक्शन होती है वो हमेशा डिपेंड करती है रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स पर। और जो फर्म्स होती है, फर्म्स आर जनरली एम टू मैक्सिमाइज अर्निंग्स एंड वर्कर्स एम टू मैक्सिमाइज वेजेस। तो दे आर, सो दैट्स व्हाई फर्म के लिए प्राइस मैटर करता है, वर्कर्स के लिए वेजेस मैटर करती हैं। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज करते हैं, सो दैट कंसेप्ट इज नो डाउट द वीएमपीएल वाला कंसेप्ट, जो शायद क्लासिकल थ्योरी में वेज डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट होता था, ठीक है। कुछ 3 अजम्पशन रखते हैं, जैसे कि हम पता है कि लेबर इज द ओनली इनपुट, ठीक है, और लेबर इज द परफेक्ट मोबाइल बिटवीन द इंडस्ट्री विद इन अ कंट्री, नॉट आउटसाइड द कंट्री। मान लो यू हैव 2 इंडस्ट्रीज, चीज एंड वाइन, सो लेबर इज फ्री टू वर्क एनी इंडस्ट्री, ठीक है। वो फ्री है इस चीज पर, उसे कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता इस बात पर। और वो किस बेसिस पे डिसीजन लेगी, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री में ज्यादा लेबर होती है और वो क्यों होती है। इट इज ऑल अबाउट द वेजेस। तो ये आ गया डब्ल्यू सी इक्वल्स टू बी एमपीएल, मतलब प्राइस ऑफ चीज मल्टीप्लाई बाय एमपीएल ऑफ चीज। अब मैंने यहाँ पे कंसेप्ट समझाया था कि एमपीएल को आप 1/n में एल सी लिख सकते हो, और ये मैथमेटिकली प्रूव भी है। एक्चुअली जो चीज डिनोमिनेटर में होती है उसको हम चेंज इन 1 यूनिट बोलते हैं, और जो न्यूमिनेटर में होती है उसको हम चेंज इन टोटल यूनिट बोलते हैं। मतलब टोटल मतलब उसमें एक से ज्यादा कम भी चेंज हो सकता है, बट डिनोमिनेटर में हमेशा एक ही चेंज होता है। सो एमपीएल मतलब इफ यू चेंज योर लेबर बाय 1 यूनिट देन हाउ मच योर टोटल प्रोडक्शन विल चेंज इन द चीज, ठीक है। एंड अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अब इसको भूल जाओ, तो डेल डेल एल अपॉन में डेल पी टीपी, इसका मतलब if you want to produce 1 unit of, if you are saying that you have change in total production of cheese, so how much the labor you required, so that thing is known as the ALC. तो टेक्निकली MPLC is known as the ALC। वही बात मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है, so you can write it as also PC into 1/n में ALC। so this is WC is equal to PC upon में ALC, ठीक है। एंड ये ही आपका वाइन हो गया, डब्ल्यू डब्ल्यू यानी वाइन वेजेस, और ये यही फॉर्मेट इधर इस तरीके से आ गया। क्लियर है मेरी बात आपको गाइज? अच्छे से बढ़िया से बिंदास से।
इसको थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है प्रोडक्शन डिसीजंस की। ठीक है, प्रोडक्शन डिसीजंस। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि वर्कर्स जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि मुझे इधर वर्क करना चाहिए या मुझे उधर वर्क करना चाहिए, मतलब इस इंडस्ट्री में वर्क करूं मैं या उस इंडस्ट्री में वर्क करूं। तो हाउ द वर्कर कैन डिसाइड इट, कोई भी वर्कर कैसे डिसाइड करता है? तो इट इज ओनली ऑल अबाउट द इनइक्वालिटी बिटवीन द वेजेस। इफ इफ यू सेव दैट कि चीज इंडस्ट्री में वेजेस ज्यादा एज कम्पेयर टू वाइन इंडस्ट्री, तो ये इनइक्वालिटी ऐसी है, तो ये इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज वट दैट पीसी बाय पीडब्ल्यू इज ग्रेटर देन एएलसी बाय एएलडब्ल्यू। दिस इज द रिलेटिव रेवेन्यू ऑफ चीज, दिस इज द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ चीज। अब मुझे बताइए, अगर रिलेटिव रेवेन्यू ऑफ चीज इज ग्रेटर देन रिलेटिव कॉस्ट ऑफ चीज, रिलेटिव का मतलब हो जाता है यू आर ऑटोमेटिकली कंपेयरिंग द अनदर थिंग। अगर आप इसको उल्टा कर दो, दोनों इक्वेशन को उल्टा कर दो, दोनों मतलब फ्रैक्शन को उल्टा पुल्टा कर दो, तो ये इनइक्वालिटी अपने आप बदल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात आपको या नहीं? एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को मैं यहाँ पे देने का ट्राई कर रहा हूँ। तो तो रिलेटिव रेवेन्यू ज्यादा है चीज का एज कम्पेयर टू द कॉस्ट। सो फॉर होम विच इज बेटर, होम के लिए क्या चीज बेटर है? तो होम के लिए बेटर है टू प्रोड्यूस ओनली चीज, ठीक है, एंड बिकम्स स्पेशलाइज्ड एक्सपोर्टर। ठीक है, तो वो चीज आ गई। वही सेम पैटर्न यहां भी है, वही सेम पैटर्न इधर भी है। स्पेशलाइजेशन डिपेंड करता है इस इनइक्वालिटी पे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट अगर ये चीज बराबर है तो एग्जाम में टर्म आएगा ऑर्डर की प्राइजेस, दे डेफिनेटली आस्क कि व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर की प्राइसेस। ठीक है, तो ऑर्डर की प्राइजेस इज नो डाउट दैट द नो स्पेशलाइजेशन एंड प्राइस एंड प्रोड्यूसेस बोथ गुड्स। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्राइजेस बराबर हो गए, पीसी बाय पी डब्ल्यू एएलसी बाय ए डब्ल्यू के बराबर हो गए, पहली बात आप उसको ऑर्डर की प्राइजेस का नाम दोगे और वो बताएगा कि कुछ भी स्पेशलाइजेशन नहीं है और दोनों कंट्रीज दोनों गुड्स बनाएंगी या होम कंट्री विल प्रोड्यूस बोथ दी गुड्स। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से? अच्छा, देखो जैसी कहानी मैंने आपको होम के लिए बताई है वैसी कहानी यहाँ पे आपके लिए फॉरेन के लिए भी है। इसलिए जो भी चीज तुमने अब तक सीखी थी वो होम के लिए थी, वही सेम पैटर्न आपका फॉरेन के लिए भी रहेगा। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे कंसेप्ट हमें ये रखना है, एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब पॉल क्रुगमैन जो बुक आप पढ़ रहे हो वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग है दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज इन कंपेयर्स टू द वाइन, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द चीज इन कंपेयर टू वाइन। बट ये होम की बात कर रहे हो और ये फॉरेन की बात कर रहे हैं। दैट व्हाट इज क्लियर आउटकम कि चीज इज मोर एक्सपेंसिव, मतलब इन द प्रोडक्शन सेंस चीज बिकम्स मोर कॉस्टली इफ इट प्रोड्यूसेस इन फॉरेन। मतलब फॉरेन में अगर चीज बनती है तो वो महंगी होगी इन द प्रोडक्शन सेंस, मतलब कॉस्टली होगी, और होम में बनती है तो सस्ती होगी। तो होम हैज कंपेटिव एडवांटेज इन चीज, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग यहाँ पे रखिएगा। बट द कंसर्न इज दैट कि अगर कोई ट्रेड नहीं हो रहा तो उस ट्रेड का कंसर्न ये है कि या तो दोनों कंट्रीज को टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में नहीं पता, ठीक है, या फिर उनका मानना ये है कि हमें ट्रेड की जरूरत है ना, बोथ कंट्री कैन प्रोड्यूस बोथ गुड्स। ठीक है, एंड इसी चीज को हम लोग यहाँ पे पैटर्न ऑफ ट्रेड का नाम भी देते हैं। पैटर्न ऑफ ट्रेड का मीनिंग हो जाता है कि विच कंट्री कैन प्रोड्यूस विच कमोडिटी, it is depends on the economic scale and the differences in the technology. Whatever the outcome will come, that outcome gives our पैटर्न ऑफ ट्रेड, वो हमारे पैटर्न ऑफ ट्रेड की बात करेगा। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंटेंट है, ठीक है, इसको एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पर रखिएगा। ये एक रीडेबल मॉड है। अब मेनली आप ध्यान रखना कि जो हमारा यहाँ पे जो रिलेटिव सप्लाई बनेगा, रिलेटिव सप्लाई वैसे तो तुम्हें पता है हम आगे चल के पढ़ेंगे, इन अ मॉडर्न इकोनॉमिक्स डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, यहाँ पे ये अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, डिमांड और ये रिलेटिव सप्लाई। ठीक है, बट अभी के लिए तुम एक अंडरस्टैंडिंग रखो क्योंकि हम हाईली क्लासिकल थ्योरी मान रहे हैं, तो इट इज अ स्टेट फॉर्म। और वो कैसे स्टेट फॉर्म में, वो मैंने अपने नोट्स में यहाँ पे बता रखी है सारी चीजें। ठीक है, जो भी चीजें आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके इसको जरूर आप रीड करिएगा। यहां तक मेरी बातें आपको समझ में आती हैं?
उसी प्रकार हमने रिलेटिव डिमांड कर्व बनाया। अब एक कंसर्न आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट, द गेन्स फ्रॉम ट्रेड। एक्चुअली जब तुम बात करते हो गेन्स फ्रॉम ट्रेड, तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड का मतलब हो जाता है, एक होता है पैटर्न ऑफ ट्रेड। पैटर्न ऑफ ट्रेड इस चीज पे डिपेंड करता है कि चीपर प्रोडक्शन किस कमोडिटी की है, चीपर। अब तुम एक बात सोचो, चीपर प्रोडक्शन, जैसे तुम अपने ऊपर ले लो, तुम्हारे लिए कितना इजी था ना बीए प्रोग्राम लेना, सिर्फ बीए प्रोग्राम लेना। ट्वेल्थ में इतने अच्छे मार्क्स की जरूरत भी नहीं होती, कितना कितने अच्छे ट्वेल्थ के अंदर पढ़े, फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया, कितना कितना तुम्हारे लिए कॉस्टली था ना। अभी तक तुम रेवेन्यू पे नहीं आए हो, यू आर ओनली इन द स्टडी वाला फेज, ठीक है। तुम अभी प्राइस पे, रेवेन्यू पे, अभी तो तुम्हें पता भी नहीं कि हम कितने, हमारी जॉब कितने की लगेगी, अभी तक तो इसे कॉस्ट कॉस्ट चल रही है, वो भी इन द आवर्स। जो तुम्हारे दोस्त प्रोग्राम कोर्स में है, पेपर से 15 दिन पहले 20 दिन पहले पढ़ते हैं ना, तुम्हारे दोस्त होंगे ऐसे। और एक तुम हो, थोड़ा सा एज कंपेयर पढ़ रहे हो। एक तुम्हारे और दोस्त हैं जो सीए कर रहे हैं बेचारे, और तुम उनको देखते हो कि उन्होंने ट्वेल्थ के बाद तो शायद 5 साल उन मिले भी नहीं टोटल वो किसी से। और शायद तुम्हारे कुछ ऐसे दोस्तों में, शायद तुम भी ऐसे हो सकते हो, जो 10th क्लास से या 9th क्लास से आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हो। समझ लो, लाइफ इज नॉट इजी फॉर ऑल पीपल, ठीक है। फिर ऐसे करके आप होगा, फिर भी ये प्रोग्राम वाले लोग होगा, कुछ ऐसे हैं जो 12th करते फैमिली बिजनेस में लग गए, उनको पहले ही दिन कंपनी का सीईओ घोषित कर दिया है ना। पहले ही दिन उनको मतलब पहले दिन क्या, पहले से उनको कार, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इनफैक्ट आईपैड, टेक्निकल एडवांसमेंट, हाई चीजें मिल गई। वहीं कुछ लोग हाई फाई जॉब, वहीं कुछ लोग बहुत मेहनत करके जॉब करके तब ये सब चीजें अर्न करेंगे। तो दिस द लाइफ इज नॉट इजी फॉर एवरीवन। सो पॉइंट इज दैट, जब आप कहते हो कॉस्ट, एक होता है कॉस्ट, एक होता है रेवेन्यू। तो अभी तुमने जो बात की थी पैटर्न ऑफ ट्रेड, दैट पैटर्न ऑफ ट्रेड इज डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव कॉस्ट। बट वेन एवर यू टॉक अबाउट द गेन फ्रॉम ट्रेड, देन यू विल टॉक अबाउट द रेवेन्यू, द प्राइस। ओके विद इट? तो पैटर्न ऑफ ट्रेड और गेन फ्रॉम ट्रेड में फर्क के लिए रखना। ये थोड़ी डेफिनेशन है, मतलब थोड़ा ठीक ठाक करके लिखा है पैटर्न ऑफ ट्रेड के बारे में, ठीक है यहां तक। अब कुछ बेसिक से मिसकंसेप्शन हैं, वो एक बार अंडरस्टैंडिंग आप लोग मेरे साथ में यहाँ पे रखना। एक्चुअली मिसकंसेप्शन ही होते हैं कि लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या चीजों को मानते हैं कि वो गलत है, वट एवर द थिंग दे फील दैट इट इज नॉट गुड, ठीक है, उनको लगता है कि वो गलत है। क्या क्या? पहली चीज तो वाई मिसकंसेप्शंस अराइज, मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं कि गलत धारणा। देखिए एक्चुअली होता है कि जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो एक सिंपल स्टेबल आइडिया है, लेकिन ये कभी कभी कुछ लोग मिस इंटरप्रेट, मिसअंडरस्टूड, मेनली पॉलिटिशियन, बिजनेस लीडर्स और कभी कभी इकोनॉमिक्स भी। वाई? पॉलिसी बनती है, इवन जीएसटी भी बना है इंडिया में, लेकिन उसमें कई बार चेंजेस आ चुके हैं। अभी 2025 में भी आखिर में चेंजेस आए। क्यों चेंज आया भाई? आपने पहले भी तो बनाया था, वो पहले भी तो बहुत टॉप के इकोनॉमिक्स ने उसको करा था, बट फिर भी जिसके अंदर चेंजेस आए। सो कभी कभी इकोनॉमिक्स भी फंस जाते हैं, और कभी कभी कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी चीजों को मिसलीड और इनकरेक्ट आउटकम्स दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ मिथ है हमारी यहाँ पे। मिथ का मतलब हो जाता है कि वो चीजें जो हम गलत समझ रहे थे, मिसकंसेप्शंस तो गलत धारणा हो जाती है, मिथ हो जाता है जो हम गलत समझ रहे थे, झूठ था, जो गलत स्टेटमेंट थी, रॉन्ग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट थी, अ कंट्री मस्ट बी मोर प्रोडक्टिव देन अदर्स टू गेन फ्रॉम ट्रेड। पॉइंट ये कि उनको लगता था कि जो अगर किसी भी कंट्री को गेन फ्रॉम ट्रेड करना है तो उसके लिए उस कंट्री को स्ट्रांग इनफ होना जरूरी है। ये मेन बात इस शॉर्ट स्टेटमेंट का मतलब ये है। जैसे मेरा जनरल मानना ये कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है, चलो यूपीएससी तो चलो बहुत बड़ा एग्जाम हो गया, और कोई एग्जाम मान लो, नॉर्मल एग्जाम मान लो कोई, ठीक है। अगर आपको उसको क्रैक करना है तो कुछ लोगों को लगता है कि उस एग्जाम में जो सिलेबस आ रहा है उसमें महारत हासिल होगी तभी वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैं एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस पढ़ाता हूँ और मैं लोगों को बताता हूँ कि तुम टॉप करो, और तुम मतलब तुम टॉप करो या फिर तुम मार्जिन पे क्रैक करो। बात एक है, आप लोग एक ही क्लासरूम में बैठोगे, मतलब जो रैंक 1 है और जो रैंक लास्ट मतलब एडमिशन हो गया है, बट वो उनकी लिस्ट में लास्ट रैंक है एडमिशन वालों की लिस्ट में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
कुछ लोग कंपटीशन से इसलिए भी हट जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो पूरे तैयार नहीं है, उनको लगता है कि वो पूरे तैयार नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर कंपटीशन ही खत्म हो गया, क्योंकि पूरा तैयार तो शायद दुनिया में अब तक कोई भी नहीं रहा है। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई भी कंट्री गेन फ्रॉम ट्रेड करे तो उसके लिए वो उसका मोर प्रोडक्टिव होना जरूरी है, स्ट्रांग होना जरूरी है। दैट इज रॉन्ग। रियलिटी ये कि ट्रेड गेन डिपेंड्स ऑन द कंपैरेटिव एडवांटेज, नॉट द एब्सोल्यूट एडवांटेज। मतलब तुम कोई भी चीज ज्यादा क्या कर रहे हो मैटर नहीं करता, तुम कोई भी चीज दूसरे से कंपैरेटिवली कितनी ज्यादा कर रहे हो ये मैटर करता है। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर पीपल in the relative form. Clear? A country can gain from trade even if it is less productive in every good. ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है इसी मिथ में कि इसका मतलब कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का मीनिंग ही बहुत से लोग नहीं समझ पाए। वो ध्यान रखना, एक्चुअली कंपैरेटिव एडवांटेज का मीनिंग होगा इट डिपेंड्स ऑन relative productivity across industries. A country specializes in the good where its productivity disadvantage is smallest और advantage is greatest। मतलब देखिए, कमियां एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब में है, प्रोज एंड कॉन्स सब में है। ठीक है, अब मैटर ये करता है कि रिलेटिव फॉर्म में कौन सी चीज ज्यादा। अगर कॉन्स ज्यादा है, डिसएडवांटेज रिलेटिव फॉर्म में ज्यादा है, तो हो सकता है कि यू आर नॉट द गुड कैंडिडेट फॉर दैट एग्जाम, है ना। मतलब कोई कहता है कि मुझे एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की तैयारी करनी है, ठीक है, मैंने कभी 11-12 में मैथ्स नहीं पढ़ी, कोई बात है, मैंने कभी इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ी 11-12 में, ठीक है, चलो पढ़ लेंगे। मेरा पढ़ने का भी मन नहीं करता। अच्छा, और मेरे पास पैसे भी नहीं है, मतलब मैं कोचिंग भी ज्वाइन नहीं कर सकता या कर सकती। ओके। और मेरे घर वाले भी खिलाफ हैं मेरी पढ़ाई के। मतलब लड़का तो कह रहा है कि मुझे काम कराने के लिए बोल रहे हैं, लड़की तो कह रही सर वो कह रहे हैं बस लड़की ने मतलब जो भी मेंटेलिटी है, वट एवर द मेंटेलिटी। अब मुझे बताओ ये कॉन्स कितने सारे हो गए, डिसएडवांटेज कितनी है। एडवांटेज एक है कि मुझे पढ़ना है बस, मतलब मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो एक्चुअली वो चीज मैटर करती है। ठीक है, तो एक अंडरस्टैंडिंग रखना। मिथ टू, द पॉपुलर लेबर आर्गुमेंट। एक इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि जो फॉरेन कंपटीशन होता है दैट इज अनफेयर और वो हर्ट करता है डोमेस्टिक वर्कर्स को, क्योंकि क्योंकि जो बाहर की कम्युनिटीज है वो टेक्निकली यहाँ पे जो आ रही है वो थोड़ा सा चीपर कॉस्ट पे, अगर वही सेम चीज आप यहाँ बनाते हो, समझ रहे हो, तो यहाँ के जो वर्कर्स है वो अफेक्ट होंगे, डेफिनेटली अफेक्ट होंगे, हर्ट होंगे इन द सेंस ऑफ द लो वेजेस। अब ये जो व्यू, इसको पॉपुलर लेबर आर्गुमेंट बोला गया क्योंकि इसको हम प्रोटेक्शनिज्म के नाम से भी जानते हैं। इट इज बेसिकली ट्रेड बैरियर्स एंड टैरिफ। और ये आर्गुमेंट गलत साबित हुआ क्योंकि लो वेजेस जो है वो ऑटोमेटिकली अनफेयर नहीं होती, मतलब कंपटीशन में। एक्चुअली लोअर वेजेस इज कनेक्टेड विद आवर लोअर प्रोडक्टिविटी। समटाइम्स सम पीपल से दैट के आई एम नॉट गेट गॉट द गुड मार्क्स, ठीक है, माय फ्रेंड उसके नंबर बहुत अच्छे आ गए, तो इट इज नॉट अबाउट द टीचर्स फॉल्ट। हम कहते थे ना चाहे चीटिंग हुई है, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी हमारी खुद की भी गलती होती है। लो वेजेस इज नॉट मीनिंग दैट कि हमारा अनफेयर कंपटीशन हो रहा है बाहर से, नहीं। लो वेजेस मतलब हमारी लोअर प्रोडक्टिविटी भी है। ठीक है। मिथ 3 है एक्सप्लॉयटेशन आर्गुमेंट। देखिए एक्चुअली होता क्या है, हम लोगों को कभी कभी क्या लगता है कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक फर्म है और फर्म में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो कभी कभी हमें फील होता है कि वर्कर्स टेक्निकली बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिखने में बिल्कुल लग रहा है कि वर्कर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उनके जो कुछ सीनियर्स होते हैं जिनको आप कह सकते हो व्हाइट कॉलर एग्जीक्यूटिव्स, व्हाइट कॉलर जॉब में एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो अपने एसी कैबिन में सिर्फ बैठे हुए लैपटॉप पे उंगलियां टच कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जो उन एग्जीक्यूटिव की इनकम होती है वो वर्कर से, जो फिजिकल वर्क कर रहा है उसकी इनकम से कई गुना ज्यादा होती है, कई गुना मल्टीप्लाइज होती है। तो होता क्या है कि वर्कर जो होता है, जब वर्कर कहता है ना कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसका मतलब ही इज बेसिकली कंपेयरिंग हिज इनकम विद द टॉप लेवल मेंबर्स और द टीम मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जिनको आप व्हाइट कॉलर जॉब कहते हो, उनसे उनकी इनकम को कंपेयर कर रहा होता है। ऑब्वियसली बात है वो मिसलीड करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो लो वेजेस है ना डू नॉट मीन वर्कर्स आर वर्स ऑफ, इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रेड। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है दे बेसिकली यूज देयर माइंड
that how to sell the the product which is produced by the worker at the highest price so that the company get gains। ठीक है, तो वो उनका माइंड होता है। तो पॉइंट यहाँ पे हमारा कंसर्न क्या है कि हम उनके साथ अपनी कंपैरिजन कर रहे होते हैं, समझ रहे हो। मान लो मैं अपना कंपैरिजन मुकेश अंबानी के बेटे से करता हूँ, अनंत अंबानी से, और ये कहता हूँ कि मैं उससे बहुत ज्यादा कई गुना मेहनत करता हूँ, तो मेरी भी इनकम उसकी इनकम के बराबर हो, तो ये नॉनसेंस कंपैरिजन है यार। इट इज नॉट अ गुड कंपैरिजन। आई नो दिस बेसिकली हर्ट्स मी के क्यों नॉनसेंस कंपैरिजन है, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, बट ये नहीं है। तो एक्चुअली ये मिथ है, ठीक है। तो एक चीज आप लोग अपने माइंड में रखना। तो अभी हम लोगों ने टेक्निकली अपनी छोटे से सेशन में 15 पेजेस कवर कर लिए, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। और 15 पेजेस काफी सारे पेजेस होते हैं, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। अगले सेशन में हम लोग फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, दिस इज ओनली फॉर द रिवीजन सेशन, प्लीज डोंट आस्क मी फॉर द नोट्स। ठीक है, नोट्स आप नहीं मतलब फ्री में डिमांड कर सकते, इट्स नोट्स की भी कॉस्ट होगी, राइट। एंड मैं तो कहूंगा कि डिमांड ही मत करो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू नोट्स इज नथिंग। अकॉर्डिंग टू यू आपके लिए नोट्स मतलब कुछ भी नहीं होता। मेरे लिए पढ़ाने से ज्यादा नोट्स बनाने में समय गया है, तो नोट्स की डिमांड आप करना ही नहीं। बाकी आप जो कंटेंट आप यहां से देख सकते हो, आप देखो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।